हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर के राहुल। अगले 2 महीनों के अंदर सीपीओ और सीएचएसएल 2 बड़े एग्जाम होने वाले हैं और उन एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने सीपीओ के 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेकर हाजिर हुआ हूं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद, इनके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का डर हो जाएगा खत्म। तो जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और डर खत्म कीजिए अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। तो पहला सवाल जो हमारे सीपीओ 2023 का है वो है कि मिथाइल इथाइल कीटोन इज ऑल्सो नोन एज, मिथाइल इथाइल कीटोन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हमें CO लेना होता है। एक तरफ आपने लगा दिया मिथाइल मतलब CH3 और दूसरी तरफ आपने लगा दिया इथाइल मतलब CH2CH3। ओके, तो मिथाइल इथाइल कीटोन ये इसका कॉमन नेम है और इसके IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसके हिसाब से देखें तो आप देखो टोटल इसमें 4 कार्बन है और 1 2 सेकेंड कार्बन पे हमारा कीटोन है तो इसका नाम बन जाता है ब्यूटेन 2-on। तो ये हमारा हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2-on। आप इसी 2 को अगर स्टार्टिंग में लिख दोगे तो क्या बन जाएगा 2-ब्यूटेनॉन। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया। अगर हम देखें मिथाइल पेंटेनॉन तो देखो लास्ट में आप देखो यहां पर है ओन मतलब हो गया कि आपको CO लिखना है और एक तरफ मिथाइल और पेंटेन ऑन, तो मिथाइल के साथ आपको लगाना है तो CH3। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विच जर्मन केमिस्ट वाज द फर्स्ट to show a graphical representation of the periodicity of an atomic volume plotted against atomic weight। atomic volume यानी परमाणु आयतन का, परमाणु भार के सापेक्ष एक ग्राफ बनाया गया था और उस ग्राफ के आधार पर आवर्त के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का वर्गीकरण करने की कोशिश की गई थी और ये किया गया था लोथर मेयर के द्वारा और वह साल था 1869 और 1869 में ही दमित्री मेंडलीव ने भी अपना आवर्त सारणी दिया था। लेकिन लोथर मेयर से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली दमित्री मेंडलीव के आवर्त सारणी को, इसलिए लोथर मेयर को बहुत ज्यादा कंसिडरेशन या उनको बहुत ज्यादा इसके लिए सम्मान नहीं मिला। लेकिन 1885 में डेवी मेडल के साथ लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों को सम्मानित किया गया। डेवी मेडल रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार। ठीक है, तो लोथर मेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट अगर हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आगे तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का ढांचा है जिसमें आपके जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है ये 2 टावर ये S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो बीच में है आपके 10 ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये जो 6 टावर इधर हैं बिल्कुल राइट साइड में ये P ब्लॉक कहलाते हैं और नीचे के ये 2 जो डुप्लेक्स वाले टावर हैं ये F ब्लॉक कहलाते हैं। तो ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मेटल्स हैं, ये बीच वाले मेटलॉइड्स हैं, इधर जो आपके हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो देखते हैं जरा कि सवाल हमारा क्या था कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
स्टेटमेंट ए, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही। जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ns2 np126 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ये n रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट, या फिर इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, यानी ये बाह्यतम कक्षा या फिर इसे संयोजक कक्षा के तौर पे हम कहते हैं। तो उसी के पी में इलेक्ट्रॉन लगातार भरता रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी, द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। जो एस ब्लॉक हमने पढ़ा वहां सिर्फ मेटल होते हैं, जो डी ब्लॉक है वहां भी सिर्फ मेटल होते हैं, और एफ ब्लॉक वहां भी सिर्फ मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक अकेला है जहां मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल्स भी है, यानी ये सभी को समाहित किए हुए है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। भाई ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। जी हां, ये हमारा इसका सही आंसर हुआ बी। चलिए भाई, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो सही आंसर हमारा इसमें हो गया अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला है हमारा NH3, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में निश्चित तौर पे प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है इसमें, जिसमें आप ये कहें कि CCl4 जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका ऑर्गेनिक नाम हमारा जो होता है टेट्रा क्लोरोमीथेन कहलाता है, और इसमें नहीं है। अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन तो निश्चित तौर पे रहेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स, ये सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अमोनिया एक ऐसा है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बन है ही नहीं, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किसी भी फैमिली का सदस्य नहीं है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अकार्बनिक यौगिक है। अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड केल्प एंड फाउंड इन द डीप सी। देखिए, केल्प जो है ये लगभग 100 मीटर की इसकी लेंथ होती है, और 100 मीटर की लेंथ है। केल्प ये एक ब्राउन एल्गी के कैटेगरी में आता है, ब्राउन एल्गी, और इसे हम कहते हैं फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी। तो ये हमारा केल्प एक एल्गी। अब देखो, एल्गी के अंदर वुड यानी लकड़ी जैसी कोई रचना नहीं होती, तो ये 100 मीटर लंबा कैसे रह सकता है। इसलिए बिल्कुल समुद्र की गहराइयों में होता है, जड़ जमीन से लगा होता है, और ये 100 मीटर यानी लगभग 300 फीट लंबा केल्प का पौधा ये पानी में खड़ा रहता है, क्योंकि पानी के बॉयंसी से इसको मदद मिलता है। तो ये हमारा जो है आंसर लैमिनेरिया। केल्प सिंपल हिंदी ऐसे समझ लो कि मतलब जनरल लैंग्वेज में, और लैमिनेरिया इसका साइंटिफिक नेम। ठीक, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड्स स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स। एक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। क्यों कहा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स? मतलब इसमें जाइलम नहीं होता, फ्लोएम नहीं होता। जो पहले जाइलम और फ्लोएम वाली रचना बनी वो बनी टेरिडोफाइट में। तो सबसे पहले हमारा आया था थैलोफाइटा, फिर आया था ब्रायोफाइटा, फिर आया था टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति होती है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होता, इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। एंड Fronds is called the structure that produces and holds sperm cells. अब स्पर्म मेल में होगा कि फीमेल में होगा? ऑब्वियस सी बात, स्पर्म तो हमारा मेल में होता है। और मेगा ये वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, ये मेगा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, मतलब ऐसे तो जनरल देखो तो बड़े के लिए। तो अगर हम यहां ध्यान दें तो स्पर्म जो है बड़ा साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू ओवम, ओवरी, सॉरी ओवम या एग।
उसके साइज के रिस्पेक्ट में स्पर्म हमारा साइज में काफी छोटा होता है। तो स्पर्म के लिए माइक्रो स्पोरेंजिया जैसा वर्ड इस्तेमाल होता है और ओवम के लिए मेगा स्पोरेंजिया जैसा वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा नहीं होगा। प्रोटोनीमा एक थ्रेड जैसी रचना होती है, तो वो भी नहीं होगा। एंथरीडियम और आर्किगोनियम, अब ये दो है, इनमें से सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एंथरीडियम। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। तो स्टोमेटा बेसिकली जो होती हैं वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो लीव्स में भी, तो ये मान लो अपर साइड है, ऊपरी हिस्सा है पत्ती का, और जैसे फ्लैट है ये पत्ती, तो ये ऊपरी हिस्सा, ये निचला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से पे सूरज के प्रकाश पड़ती रहती है, तो इसलिए स्टोमेटा जो है पत्तियों के निचले हिस्से पे होता है। अब क्यों? ये एक एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का नुकसान उसके शरीर से ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में ना हो, इसलिए स्टोमेटा यानी रंध्र पत्तियों के निचले सतह पर होता है, उसके ऊपरी सतह पर नहीं होता है। तो स्टेम नहीं, फ्लावर नहीं, रूट नहीं, तो लीव्स। चलिए, सरफेस ऑफ द लीव्स बिल्कुल सही। और इसको ज्यादा अगर डिटेल में कहें तो ये क्या होता है? लोअर सरफेस पे होता है, निचली सतह पर उपस्थित होता है, अपर सरफेस पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए जी, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फुल फॉर्म पीपीएलओ विद रेस्पेक्ट टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, तो पीपीएलओ बहुत ही सबसे छोटा बैक्टीरिया, और सिंगल सेल में जो सबसे छोटा आकार होता है वो पीपीएलओ कहलाता है। तो अगर स्मॉलेस्ट सेल कहा जाए तो स्मॉलेस्ट सेल का क्रेडिट जाता है पीपीएलओ को। ये आपका कहलाता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इन 1784 हु डिस्कवर्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वाटर थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O। तो एक्सपेरिमेंट करके यानी कि एक प्रयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से प्रयोग किया और यह दिखाया कि हां, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उपस्थित होता है, और ये हमारे हेनरी कैवेंडिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है, उसमें प्रोटीन का कितना परसेंटेज होता है? क्या ये 40 से 60% है, 20 से 40% है, 60 से 80% है, या 80 से 100% है? तो हमें मालूम है इसमें सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस चीज के लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। और इसमें यह कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी ये फॉस्फेट और लिपिड का बना हुआ होता है, और बाइलेयर यानी 2 लेयर इसमें होता है। बट इसके साथ साथ यहां पर प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। जो सरफेस पे लगे होते हैं उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर की तरफ रहते हैं उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो बाहर से लेकर अंदर तक लगातार, यानी उनका एक कम्युनिकेशन रहता है, जिसे हम टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन का परसेंटेज भी अच्छा खासा होता है मेम्ब्रेन में, और यह हमारा होता है 40 से 60%। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? The transport of male gametes to in angiosperms occurs through water। तो भाई वाटर का यूज जो होता है ये ब्रायोफाइटा के अंदर होता है। ब्रायोफाइटा जिसे हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर। इसलिए उभयचर या जल स्थलचर कहा जाता है क्योंकि इनके गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के ये लैंगिक जनन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एनिमल किंगडम का एम्फीबियन हो या प्लांट किंगडम का एम्फीबियन हो। चलिए खैर, एंजियोस्पर्म्स, क्या पानी, भाई ऐसे बहुत सारे एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं जो जमीन पे रहते हैं, पानी
का दूर दूर तक उनका कोई स्रोत नहीं होता, जड़ से सिर्फ पानी अवशोषित करते हैं, ठीक है, वैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो पानी में निकलते हैं वहां से उनके पॉलन ग्रेन्स पानी से निकल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक में ऐसा होगा। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू वाटर, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन जिम्नोस्पर्म्स अकर्स थ्रू वाटर, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू एयर। तो एयर का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। तो अभी हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के अंदर, अभी बताया कि इसको इसलिए हम कहते हैं उभयचर पादप जगत का, क्योंकि ये मेल गैमेट या इसके जो युग्मक हैं वो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897? यानी सबसे पहला विटामिन बी कौन सा डिस्कवर हुआ था? और आपको मालूम है कि विटामिन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है कैसिमीर फंक को। ठीक है, किनको जाता है भाई? कैसिमीर फंक, सी फंक, कैपिटल एफ से लिखना चाहिए। चलिए, तो दैट इसेंशियल इन एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इज एक्टिव इन एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन। तो ये इसेंशियल इन एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के अंदर इसेंशियल होता है। हमारे और आपके शरीर में 20 कुल अमीनो एसिड की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर 20 में से 10 एमिनो एसिड इसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में नहीं बनता, तो हमें अपने खाने में उसको निश्चित तौर पे लेना पड़ेगा। इसलिए इनको कहा गया आवश्यक अमीनो अम्ल, इसेंशियल एमिनो एसिड, जो आपके खाने में डेफिनेटली प्रेजेंट होना चाहिए। और 10 जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं, यानी गैर आवश्यक या अनावश्यक एमिनो अम्ल। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में बनते हैं, तो वो बन रहा है हमारे शरीर में, तो उसको खाने के अंदर उपस्थित रहना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आ गया आंसर थायामीन। तो विटामिन बी जो पहला है तो वो हमारा थायामीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स? जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटालर्जी, यानी धातु कर्म। तो इन सारे प्रक्रियाओं को, जिससे कि हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकालते हैं, वो पूरा प्रक्रिया एक साथ मिलके कहलाता है मेटलर्जी, यानी कि धातु कर्म। और ये स्टेप स्टार्ट होता है बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस टू गेट मिनरल्स और ओर्स, यानी हम अर्थ क्रस्ट को खोदते हैं, भूपपटी को खोदते हैं, और उससे हमें मिलता है खनिज या अयस्क। उन अयस्क से हम धातु का निष्कासन करते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया को हम धातु कर्म या मेटालर्जी के नाम से जानते हैं। तो अंतिम स्टेप जो होता है इस मेटालर्जी में, धातु कर्म में, वह होता है धातुओं का शुद्धिकरण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो वही कह रहा है कि जो रिफाइनिंग किया जाता है मेटल का, उसमें सबसे सामान्य तरीका जो है वो कौन सा है? क्या ये लिक्विडेशन रिफाइनिंग है, पोलिंग रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, या फिर वेपर फेज रिफाइनिंग है? तो सबसे कॉमन इसमें हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। वेपर फेज रिफाइनिंग जो निकल के लिए, जिरकोनियम के लिए, इन सब जैसे एलिमेंट्स के लिए किया जाता है, मतलब लिमिटेड होता है, सभी के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है वो है, आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक दो तरह से हम पूरे एनिमल किंगडम को बांट सकते हैं, कि एक जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पर 2 लेयर होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा जो 3 लेयर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 2 लेयर जो होता है उसमें जो बाहर वाला लेयर है उसे एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा कहते हैं, जो अंदर वाला लेयर होता है उसे एंडोडर्म यानी अंतः त्वचा कहते हैं। अब इसी बाह्य और अंतः त्वचा के मध्य में एक और लेयर आ जाता है, एक और परत आ जाती है, तब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिकी जंतु कहलाते हैं, और उसे हम कहते हैं मेसोडर्म। और मध्य जैसे ये बाह्य एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये हमारा आ गया मेसोडर्म। देखो हिंदी शब्द अचानक से दिमाग से निकल गया।
चलिए, तो अब ये जो हमारा थर्ड जर्मिनल लेयर है वो कहां पर पाया जाता है? क्या ये सिलोम में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म? तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो गया? मेसोडर्म, मध्य त्वचा। जी हां, बिल्कुल याद आ गया, मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा, अंत त्वचा और मध्य त्वचा। इन अल्केमी, अल्केमी क्या है? ऐसे केमिस्ट का एक समूह जो ये मानता था कि हम एक कम कीमत वाले धातुओं को, यानी कि ऐसा कह सकते हो जिसकी ज्यादा महत्ता नहीं है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, यानी आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जैसे, इन्हें हम हाईली प्रेसियस मेटल में, जैसे सोना है, चांदी है, इनमें बदल सकते हैं। तो ऐसे थॉट को मानने वाले को आज हम अल्केमिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इन अल्केमी, एक्वा फोर्टिस इज द क्लासिकल नेम ऑफ विच केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज्ड chiefly in the manufacture of explosives and fertilizers and in organic synthesis, यानी कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, विस्फोटक बनाने में, उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नाम रखा गया एक्वा फोर्टिस। एक्वा मतलब होता है पानी, फोर्टिस मतलब पावरफुल, यानी एक बहुत ही पावरफुल पानी। तो ऑब्वियसली ये पानी नहीं था, देखने में, रंग रूप में पानी जैसा। इसकी जो विस्कोसिटी थी, यानी कि अगर हम इसे गिराते तो जितनी रफ्तार से पानी बहता है उतनी रफ्तार से ये भी बहता है, लेकिन पानी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ताकतवर। तो ये हमारा कहलाता है नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला इसका हो जाता है क्या? HNO3 हाइड्रोब्रोमिक एसिड। फॉर्मूला हमारा हो जाता है HBr। क्लोरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आपका फॉर्मूला हो जाता है HCOOH। ये भी क्लोरिक नहीं, कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा HCl। तो नाइट्रिक एसिड को देखिए, तो एक्वा फोर्टिस एक लैटिन वर्ड है किस चीज के लिए? स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए। तो वाटर एक्वा से, तो फोर्टिस मतलब स्ट्रॉन्ग। और ये क्लासिकल नेम है किसका भाई? नाइट्रिक एसिड का। फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। और अभी आपको बता दिया कि इसका टेक्सचर वाटर के जैसा, विस्कोसिटी वाटर के जैसी, इसलिए इसको एक क्लासिकल नेम अल्केमिस्ट के द्वारा दिया गया, वो था एक्वा फोर्टिस। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, द सिंथेसिस ऑफ विच केमिकल इज इनहिबिटेड ड्यू टू एस्पिरिन? एस्पिरिन की वजह से कौन सा केमिकल ऐसा है जिसका सिंथेसिस हमारे शरीर में नहीं होता है? एस्पिरिन जो है, इसे हम इन जनरल जो खाते हैं, इसे खाते हैं एनाल्जेसिक के रूप में। भाई किसके रूप में? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब हुआ पेन किलर। पेन किलर, ये हमारे पेन को किल कर देता है। तो एनाल्जेसिक यानी कह लो दर्दनाशी या पीड़ानाशी, इस तरह से इसको यूज करते हैं। तो क्या ये हिस्टामिन्स को खत्म करता है? देखिए हमारे शरीर में हिस्टामिन्स उपस्थित होता है, नेचुरली हमारे शरीर में हिस्टामिन्स प्रेजेंट रहता है। हिस्टामिन हमारे शरीर में एलर्जी पैदा करता है। पायराइड्स का ऐसा कुछ नहीं। एनाल्जेसिक्स, तो देखो एनाल्जेसिक्स तो एक ग्रुप है ऐसे मेडिसिन्स का जो पेन किलर की तरह काम करता है। तो कहता है कि एस्पिरिन एनाल्जेसिक के ग्रुप का एक सदस्य है, लेकिन सवाल ध्यान से देखो क्या कह रहा है? सिंथेसिस ऑफ विच केमिकल इज इनहिबिटेड, यानी हमारे शरीर में एक ऐसा कौन सा रसायन है जो बनना बंद होने लगता है जब हम एस्पिरिन खाते हैं। तो देखो एस्पिरिन खाने से हमारे शरीर का दर्द खत्म होता है, और दर्द के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये हमारा केमिकल होता है जिससे कि दर्द होता रहता है। तो एस्पिरिन या दूसरे ऐसे दर्दनाशी दवाओं के सेवन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल का सिंथेसिस हमारे शरीर में रुकने लगता है, इसकी वजह से दर्द खत्म होने लगता है। हां, अगर यह पूछा जाता बताओ एस्पिरिन क्या है, तो इसे एनाल्जेसिक भी कहते। और देखो एस्पिरिन का यूज जो है वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए भी यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन एक बहुत ही अच्छा ब्लड डाइल्यूएंट है, यानी ये पतला कर देता है खून को, और इसकी वजह से खून का बहाव जो हृदय की तरफ धीरे धीरे हो रहा था, जिससे कि हार्ट अटैक का चांसेस बन रहा था, उसके बहाव को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है।
तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मेंबर ऑफ द एक्टिनोइड सीरीज। तो फिर से ये हमारा सवाल आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड, और पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन मतलब समझ लो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी आपके दिमाग में अच्छे से छपी हुई होनी चाहिए। तो एक बेसिक सा स्केलेटन ड्रॉ करें अगर हम पीरियोडिक टेबल का, तो ये हमारा एस ब्लॉक, फिर उसके बाद ये 10 हमारा डी ब्लॉक, फिर उसके बाद ये हमारा 6 पी ब्लॉक के अंदर आ जाता है, 2 यहां पर, 10 यहां पर, 6 यहां पर। टोटल कितने ग्रुप बन गए? 18 ग्रुप बन गए। और इसी के नीचे यहां पर 2 हमारा सीरीज होता है, एक लेंथेनॉइड सीरीज कहलाता है और दूसरा एक्टिनॉइड सीरीज कहलाता है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा है एक्टिनॉइड सीरीज का सदस्य है। तो पहला यहां दिया ल्यूटेटियम, तो इसको ऐसे याद करो भैया जी, लालू प्रसाद, लालू पे अदरवाइज मत लीजिएगा। लालू इसलिए कहा क्योंकि लेंथेनम में यहां ये LA से शुरू होता है और खत्म यहां पर LU यानी ल्यूटेटियम पे खत्म होता है। तो लेंथेनॉइड सीरीज के लिए याद रख लीजिए लालू, ला से शुरू, लू पे खत्म, लेंथेनॉइड से शुरू, ल्यूटेटियम पे खत्म। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो S ब्लॉक में पाया जाता है इधर सेकेंड ग्रुप में। थोरियम, बिल्कुल सही, थोरियम हमारा होता है एक्टिनॉइड सीरीज का। थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, उसके बाद लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, तो वो हमारा होता है इधर डी ब्लॉक में। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो गया? थोरियम। तो क्या निकल के आया इसका लब्बो लुबाब यानी कंक्लूजन कि पीरियोडिक टेबल बिल्कुल आपके स्टडी टेबल के सामने लगी होनी चाहिए, और वो पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे आप बिल्कुल अच्छे से आत्मसात कर लीजिए, यानी अच्छे से उसको रट जाइए। कितने ब्लॉक, कितने ग्रुप्स, कौन से ग्रुप में कौन कौन से कॉमन से एलिमेंट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिनॉइड सीरीज जिसमें थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकेनियम, कैलिफोर्नियम, बर्कलेनियम, क्यूरियम, बर्कलेरियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम, ये 14 एलिमेंट होते हैं। इसी तरह 14 एलिमेंट हमारे लेंथेनॉइड सीरीज में भी होते हैं, जो आपका शुरू होता है सेरियम से, खत्म होता है ल्यूटेटियम पे। Which of the following is not a food preservative? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम खाद्य परिरक्षक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आपका HNO3 प्लस HCl का मिश्रण है 1:3 में। तो एक्वारेजिया इज द सुपर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर जिसमें धातु, ऐसे धातु जो सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, जो दूसरे अम्ल के साथ किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करता, वो इसके साथ भी अभिक्रिया करके गल जाता है। तो एक्वारेजिया हिंदी में कहते हैं अम्लराज, अम्लराज, ये सभी अम्लों का राजा। तो भैया जी इसको तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, विनेगर यानी सिरका जिसका फॉर्मूला हमारा होता है CH3COOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सॉल्ट वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब बताइए इसमें नॉट, तो नॉट हमारा में क्या आ गया? एक्वारेजिया। अभी बताए इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कि अगर उसमें आपने ऐसे उंगली डुबाया और निकाल दिया तो हड्डी भी ना बचे, तो इसको कभी भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, देखो ये हमारा हो गया एनिमल सेल। कौन सा सेल भाई? एनिमल सेल, जंतु कोशिका। यहां ये बीच में है केंद्रक, न्यूक्लियस, इसके अंदर जो है थ्रेड जैसी रचना जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, और इसमें एक बिना आवरण वाली एक और रचना जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, और इसी के बाहर यहां ऊपर में एक रचना होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। और जब कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये सेंट्रियोल के जो दो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम, ये अलग अलग हो जाते हैं, एक इसी सिरे पे और एक दूसरे सिरे पे आ जाता है, और ये एक रे निकालता है, किरण निकालता है जिसे हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, और उन एस्ट्रल रेज की मदद से वो क्रोमोसोम को
दो अलग अलग पोलर रीजन पे खींच के लेके जाता है। तो अब देखते हैं, टू मेंटेन, तो भाई प्लांट सेल के अंदर तो है ही नहीं, इसलिए प्लांट सेल वाली बात तो हटा ही दो दिमाग से। ठीक है, टू मेंटेन द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं होता। टू हेल्प सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, बिल्कुल सही, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पर आप कहोगे कि क्या वाकई ऐसे क्वेश्चन के लिए डीपर लेवल स्टडी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बस आपको अगर इतना पता है, जो बहुत आसानी से हम बेसिक सा डिफरेंस पढ़ते रहते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। पादप कोशिका में क्लोरोफिल है, जंतु कोशिका में नहीं है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका के अंदर सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रियोल की उपस्थिति होती है। तो प्लांट सेल कोई भी नहीं होना चाहिए। जब कहा सेंट्रियोल का मेन फंक्शन करने के लिए पहले वो प्रेजेंट तो हो। भैया आप एग्जाम लिखने जाओगे तो एग्जाम लिखने के लिए पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में उपस्थित होना पड़ेगा ना। तो सेंट्रियोल को अगर अपना काम करना है तो पहले उस कोशिका के अंदर सेंट्रियोल की तो उपस्थित हो, उस तारक केंद्र का या तारक काय की उपस्थिति तो हो। तो प्लांट सेल में, पादप कोशिका में तो ये होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और बी खत्म। बैक्टीरिया ये भी प्लांट सेल से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके भी सेल वॉल होते हैं, है ना। बैक्टीरिया के भी बाहर सेल वॉल होता है, इसलिए बैक्टीरिया को पादप कोशिका के ज्यादा करीबी माना जाता है। इसमें भी सेंट्रियोल नहीं होता। बैक्टीरिया वैसे भी एक प्रोकैरियोटिक एनिमल है, उसमें तो बहुत सारे कोशिकांग यूं ही नहीं होते। तो भले इसका फंक्शन आपको याद ना हो, लेकिन इतना अगर याद है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी, बेस्ड ऑन अ क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। मेन काम सत्येंद्र नाथ बोस का था, थोड़ा बहुत योगदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी मिला। इसलिए आप देखो आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट नहीं कहा गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया है। तो किस साल में इस चीज को एक फॉर्मूला दिया गया था कि भाई हमारे पास एक और भी स्टेट ऑफ मैटर है, जिसका नाम दिया गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि हमारा 5वां स्टेट था। तो ये आपका था 1924 में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल? ये अभी आपका कोशिका, प्लांट हो या एनिमल, कोई सा भी, ये केंद्रक, उसके अंदर क्रोमोजोम, उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस। तो इसके अंदर जो ये लिक्विड सी भरी हुई होती है, एक द्रव भरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं भैया? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म आपको मिले, साइटोप्लाज्म मिले। वैसे देखो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का दो हिस्सा बन जाता है, जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो कैरियो का मतलब भी होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन? ये एसएससी सीजीएल 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। तो कहता है आप उस ड्रग को क्या कहेंगे जो इनहिबिट करता है किसी भी रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन को? जैसे सपोज अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में डिस्कशन करी थी हिस्टामिन की। ठीक है, हिस्टामिन हमारे और आपके शरीर में बनने वाला एक नेचुरल केमिकल है। ये मैसेंजर की तरह काम करता है, ये रिसेप्टर से बाइंड करता है और दो हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर में पैदा करता है। दो हार्मफुल इफेक्ट, एक एसिडिटी कॉज करता है, एसिडिटी। ठीक है, तो अब आगे से याद रखिएगा, कभी किसी वजह से एसिडिटी हुई तो मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर जो हिस्टामिन था सुपर एक्टिव हो गया, इसलिए इसने एसिडिटी का सिक्रेशन बढ़ा दिया। दूसरा, ये एलर्जी पैदा करता है। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है, रेस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन। एलर्जी हो रही है, रेस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन। लेकिन ये मैसेज देने के लिए हिस्टामिन कि भाई तुम एसिड के सिक्रेशन को तेज करो, इस पर्सन के बॉडी के अंदर एसिडिटी पैदा करो या एलर्जी पैदा करो, ये मैसेज देने के लिए हिस्टामिन को जाना पड़ता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास, जिसे हम रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ये अभी वही जो प्रोटीन की बात की थी ना, टनल प्रोटीन, ये वही टनल प्रोटीन होता है जिसे हम रिसेप्टर के तौर पे जाते हैं। वहां जाके वो रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन बाइंड करता है और मैसेज देता है भैया एसिडिटी को बढ़ाओ,
या एलर्जी पैदा करो। अब क्या हुआ, हमने एक दवा खाई, कहां गया भैया दवा, ड्रग, मेडिसिन, ये कहा गया, सपोज ये रिसेप्टर था हमारा, यहां पर आना था हिस्टामिन को बाइंड करके मैसेज देने के लिए, एसिडिटी कराओ, एलर्जी कराओ, लेकिन ये ड्रग जाके यहां बाइंड हो गया, ये जगह जाके भर गया। अब जब ये हिस्टामिन, मान लो ये हमारा हिस्टामिन है, ये इस तरह का है, ठीक है, ये हिस्टामिन अब उस जब यहां पहुंचेगा, ये हिस्टामिन वहां जाएगा तो कहेगा तुरी के जगह ही खाली नहीं है, और जब जगह खाली नहीं है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और नहीं बाइंड कर पाएगा तो फिर हमारे शरीर में एसिडिटी, एलर्जी जैसी चीजें अगर हो रही हैं तो नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे ड्रग को क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक यानी नेचुरल केमिकल मैसेंजर के काम में टांगड़ी अड़ाते हैं, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट, विरोधी। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिसके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, फिर वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो भैया वो ऐसे लेते हैं इंसुलिन और पेट में लगाते हैं इंजेक्शन इंसुलिन का, समझे। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो वो क्या है, तो वो इंजेक्शन जो इंसुलिन का ले रहे हैं उसमें एक सिंथेटिक केमिकल मैसेंजर है, कृत्रिम रासायनिक संदेशवाहक है। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि किसी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक, एक नेचुरल केमिकल मैसेंजर इंसुलिन था, वो बनना बंद हो गया। अब वो बनना बंद हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता जा रहा, कम करने के लिए जो इंसुलिन काम करता है वो अब हमारे शरीर में नहीं हो रहा है। तो हमने बाहर से वो केमिकल डाला, वो गया रिसेप्टर पे बाइंड किया और उसे कहा भैया जी देखो इंसुलिन तो नहीं आया, हम ही आ गए हैं, हमारी बात मान लो, और देखो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ गया है ना खून में, उसको कम कर दो। तो रिसेप्टर उसकी बात मान लेता है, चलो भाई ठीक है, उसी का मैसेज लेके आए हो ना, हम मान लेंगे तुम्हारी बात, और वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। तो ये जो हमने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया और उसके थ्रू जो हमारे बॉडी में जो मैसेंजर पहुंचा, वह एक नेचुरल केमिकल मैसेंजर के अनुपस्थिति में उसका काम कर रहा है, उसका टांग नहीं अड़ा रहा है। टांग अड़ाने वाला था एंटागोनिस्ट, ये उसके अनुपस्थिति में उसका काम कर रहा है, उसको कहते हैं एगोनिस्ट। तो अगर जो सवाल आया कि जो ऐसा ड्रग जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर की अनुपस्थिति में रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उस नेचुरल केमिकल मैसेंजर के काम को परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एगोनिस्ट, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट, जहां डिप्रेशन होता है, जो दवाइयां खाते हैं लाइक एप्रोनियाजिड है, फेनाल्जीन है, ये सब जो दवाइयां खाते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, उन्हीं को हम एंटी डिप्रेसेंट के नाम से जानते हैं। और डिप्रेसेंट, ये दवाएं खिला दी तो कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर उसको हंसना, खाना, बोलना, नाचना, कूदना, पढ़ना, सोना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मन में जो है नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1957 हु रीडिफाइंड अ मॉडल दैट प्रेडिक्टेड द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। 1957 में किसने एक मॉडल को फिर से परिभाषित किया जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर व्यक्तिगत अणुओं के आकार की भविष्यवाणी की थी? नायहॉलमैन, गिलेस्पी, स्ट्रॉजिंगर एंड पेरी, हिटलर एंड लंदन, मार्सेट एंड पॉलिंग। तो ये हमारे हैं नायहॉलमैन, गिलेस्पी। तो ये बेसिकली क्या था, जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो भाई, इसके थ्योरी के नाम में ही है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसने कहा था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर यानी जो बॉन्ड बनाने में चले गए, जैसे सपोज ये करो कि हम ले लेते हैं अमोनिया, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? NH3।
3। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 चले गए बॉन्ड बनाने के लिए। जो चले गए बॉन्ड बनाने के लिए, इन तीनों को कहते हैं हम बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं भैया? बॉन्ड पेयर। और जो नहीं बनाए इसको कहते हैं हम लोन पेयर। क्या कहा भाई? लोन पेयर। अब इनमें धक्का मुक्की होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कहता है तू दूर भाग मेरे से, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कहता है तू दूर भाग मेरे से। तो कहता है चल भाई हम इतनी दूरी बना लेते हैं एक दूसरे से कि ना तो तुझे परेशानी हो ना मुझे परेशानी हो। नहीं तो ये क्या करता है, जब ये दूरियां अपनी बढ़ाता है घटाता है तो जो साइज है, जो मॉलिक्यूल का शेप है, उसका जो ज्योमेट्री है वो बदलती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसके ज्योमेट्री को, उसके शेप को डिसाइड करने में यह मदद करता है। और इस चीज को फिर से नायहोल्म एंड गिल्स्पी ने बताया था। चलिए, इन विच प्रोसेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस volatilized by heating and the vapor is condensed back to the solid at a cold surface। volatilized मतलब जिसको वेपर में बदल सकते हो, है ना? जैसे नमक है, चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, इनको आप गर्म करो तो क्या ये वेपर में बदलेंगे? अरे किसने कहा बदल जाएंगे? नहीं बदलते। चीनी को गर्म करो, नमक को गर्म करो, गर्म होके जल जाएंगे, लेकिन ये भाप में नहीं बदलते हैं। तो ये नॉन वोलाटाइल हो गया। वोलाटाइल जो वेपर में बदलता है, जैसे आप लोग डीओ लगाते हैं ना, फुस फुस करते हैं, उसकी खुशबू दूर तक जाती है, वो वोलाटाइल हो गया। घर में मम्मी जब स्वादिष्ट खाना बनाती है और गरम मसाले का छौंका लगाती है, एक अच्छी सी खुशबू आती है, वो वोलाटाइल नेचर का हो गया। पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उसकी खुशबू कमरे में पूरी फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, पड़ोसियों तक चली जाती है, वो कहलाता है वोलाटाइल, यानी जो वेपराइज हो सकता हो। तो क्या होता है भैया, जब गर्म करोगे तो वो भाप बनेगा, और जब ठंडा सरफेस से टकराएगा तो वो फिर कंडेंस हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया से शुद्धिकरण जो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये है हमारा सब्लिमेशन। क्योंकि देखो इसने क्या कहा, सॉलिड, सॉलिड से सीधा वेपर और फिर वेपर से सीधा सॉलिड। तो यह प्रक्रिया सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला सवाल, विच कंपाउंड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ सैचुरेटेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड विद 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉमनली फाउंड इन स्टेरिफाइड फॉर्म इन एनिमल फैट एंड प्लांट ऑयल्स। फैट जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है और ऑयल्स जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। फैट जो होता है ये सैचुरेटेड होता है और ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। ये हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कहते हैं किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है, जो सामान्यतः जंतु वसा और वनस्पति तेल में एस्टरीकृत रूप में पाया जाता है। तो ब्यूटायरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, लैक्टिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। अब 4 कार्बन यहां पहले ही बता दिया है, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट। तो सही आंसर इसमें क्या हो गया? ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो यह हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑर्डरलेस यानी कोई गंध नहीं, कलरलेस कोई रंग नहीं, टेस्टलेस कोई स्वाद नहीं, एंड केमिकली अनरिएक्टिव किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं। क्या बात है भैया, न गंध है, न रंग है, न स्वाद है, न किसी तरह की अभिक्रिया है। तो was invented by Daniel Rutherford in 1772 and was independently isolated at the same time by C.W. Scheele and Henry Cavendish। अभी हमने जब स्टार्ट किया था ये सेशन, तब यहां पर एक सवाल आया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करके किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है? आंसर था हेनरी कैवेंडिश। तो यहां पर किसका, देखो
ऑक्सीजन तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसने कहा अनरिएक्टिव गैस, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। फ्लोरीन भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब आ गया नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन भी बहुत कम अभिक्रियाशील माना जाता है, लेकिन आर्गन तो बिल्कुल अक्रिय गैस है। लेकिन यहां पर हमारा सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अब देखिए, ये है हमारा एटम का शेल, यहां सभी में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग घूमने निकलते हो ना, ये भी घूमने के लिए निकलता है, लेकिन ये एक निश्चित परिपथ पर घूमता रहता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। उसके अंदर होता है सब ऑर्बिट, उस सब ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। जैसे मान लो कोई पढ़ रहा है आपका दोस्त, उसको आपको वहां से पकड़ के बाहर निकालना है, तो आपको उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, चाहे वो बातों की एनर्जी हो या नहीं भाई तुझे चलना पड़ेगा, चल चाय पी के आते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। तो एनर्जी लगानी पड़ेगी इनकेस अगर वो नहीं जाना चाहता है तो। अब देखो यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, इसने सभी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधे रखा है, कोई नहीं जाएगा, बिना मेरे परमिशन के कोई नहीं जाएगा। एक तरह से कह लो बंधुआ मजदूर। अब बाहर से आप इसको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। जब इसको ऊर्जा उचित मात्रा में मिलेगी, सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन कूदकर बाहर आ जाएगा। तो इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। वह ऊर्जा है जो बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट के गैसीय अवस्था से निकालने के लिए हमें देनी पड़ती है। तो कहता है, अब देखते हैं, द आयनेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मोल ऑफ एटम्स इन द गैस फेज। गैस फेज कहा ठीक, लेकिन ए मोल ऑफ एटम्स कहा, यह सही नहीं है। तो स्टेटमेंट बी, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भैया देखो, आयनेशन एंथैल्पी का अगर हम सीक्वेंस देखें तो ऊपर से नीचे ये डिक्रीज होता है, यानी घटता है, और लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है, यानी कि ये बढ़ता है। तो बाएं से दाएं अगर आप आवर्त सारणी में जाओगे तो आयनन एंथैल्पी की मात्रा बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आओगे तो घटती है। कहा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज गलत हो गई भैया, गलत। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होता है। एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यह गलत है कि डिक्रीजेस नहीं, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है। तो अब हमारा क्या हो गया इसमें कि केवल कथन ए सही है, क्योंकि ये एटम के गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एक ऊर्जा है। नेक्स्ट सवाल है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है कि एक ऐसा चक्र जिसमें एक सेल अपने जैसे 2 अगर माइटोसिस है या 4 मियोसिस है कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस के बाद क्या होता है, G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, और फिर G2 फेज आता है, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि सेल साइकिल डज मेटाबॉलिक चेंजेस असेंबल द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ये आपका एम फेज है। तो क्या कह रहा है, कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान चयापचय या उपचयापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, के लिए एक आवश्यक कोशिका द्रव्य सामग्री को एकत्र करता है, यानी कि कोशिका विभाजन की तैयारी जो है वो किस फेज में हो रही है, तो ये हमारा होता है G2 फेज में। G1 फेज में सिर्फ ये अपना आकार बढ़ाता है, और S फेज में ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, और G2 फेज में क्योंकि देखो G2 फेज ठीक M फेज के पहले है, तो समसूत्रण विभाजन से पहले ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुका होता है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, आइडेंटिफाई एन एनोमली इन एलिमेंट। एनोमली का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी लेकिन वहां पर वो है। तो एनोमली, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17।
तो ये हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रखा गया है, ग्रुप 17 में भी रखा गया है। इसके बहुत सारे फीचर्स ग्रुप 1 से मिलते हैं, जैसे कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 17 से भी मिलते हैं। 17 वाले एलिमेंट्स को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सबसे नजदीकी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को भी एक चाहिए। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हाइड्रोजन की हैलोजेंस के साथ भी मिलती हैं, हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के साथ भी मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपिक्टेड इन द फिगर। अब देखो, अगर मान लो आप साइंस के बच्चे नहीं हो और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हो तो कम से कम पहले देखो, ये बड़ा सा ये जो रिंग है 6 कार्बन का रिंग है। रिंग है इसलिए क्या है, हम साइक्लो लगाते हैं। 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लोहेक्सेन। तो भैया यहां भी साइक्लोहेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन। तो इस मुद्दे से तो हमारा बहुत कुछ हो नहीं पाया, कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर एक कार्बन है, एक लाइन खींचा हुआ है ना, एक कार्बन मानते हैं। यहां पर जितने कोने बन रहे हैं और जो फ्री एंड है सब कार्बन माना जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन, यहां भी एक कार्बन। एक कार्बन का साइड चेन कहलाता है मिथाइल, 3 कार्बन का साइड चेन कहलाता है प्रोपाइल। लेकिन दिक्कत अब यहां पर क्या है, काउंटिंग हम कैसे करें? क्या हम ऐसे 1 2 3 कर दें या फिर ऐसे करें 1 2 3? तो यहां पर रूल कहता है कि आप मिथाइल और प्रोपाइल दोनों एल्काइल ग्रुप के सदस्य हैं, तो काउंटिंग में प्रेफरेंस किसी को नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो आपके बाबा और आपके पापा एक साथ खड़े हैं, तो पहले आप किन को पैर छू के प्रणाम करोगे? तो ऑब्वियसली बाबा को प्रायोरिटी जाती है, उनको, फिर पापा को। तो ऐसा ही है। तो यहां पर अभी क्या, प्रायोरिटी किसी की नहीं है क्योंकि दोनों सेम फैमिली के सदस्य हैं। तो मिथाइल और प्रोपाइल, तो यहां पर अब क्या होगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो ABCD के अल्फाबेट्स में M पहले आता है, P बाद में आता है, इसलिए हमारी काउंटिंग जो इसको 1 किया वो सही है, जो इसको 3 किया वो गलत है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो C हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाउ बिग आर रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स इन डायमीटर। देखिए, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स RBC कहलाता है। इसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, WBC को इसी तरह हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए, 40 माइक्रोमीटर ये आपका जो है माइक्रो कहलाता है। तो माइक्रो, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, ऐसा होता है। तो 2 माइक्रोमीटर के 4 माइक्रोमीटर के 7.5 माइक्रोमीटर, ये हमारा क्या है, तो 7.5 माइक्रोमीटर का RBC का साइज होता है, उसका व्यास, उसका डायमीटर। हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरह का है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये 4 तरह का होता है, जिसमें हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन माना जाता है कि हमारे आपके या किसी भी एनिमल्स या किसी भी प्लांट्स के शरीर में प्रोटीन जो फंक्शन करता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर के रूप में करता है, प्राइमरी सेकेंडरी में कोई काम नहीं करता। क्वाटरनरी भी मान के चल सकते हैं, लेकिन क्वाटरनरी बेसिकली क्या है, ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स का समूह है ना। तो टर्शरी स्ट्रक्चर का समूह है, तो वहां क्वाटरनरी में भी आप क्या कह सकते हो कि टर्शरी स्ट्रक्चर ही मेन फंक्शनल यूनिट के तौर पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा है पॉलिंग एंड कॉरे, इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को दिया था। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी अकेला ऐसा विटामिन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे स्किन के नीचे सिंथेसाइज होता है। विटामिन डी केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स, एलिवेशन ऑफ हार्ट बीट, रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड रैपिड ग्रोथ आफ्टर
टीन एज ईयर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? तो भाई क्या है? तो ये बोन्स से रिलेटेड होता है। विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में होती है, बीमारी कहलाता है रिकेट्स, बड़ों में होती है, बीमारी कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया। Which element of the boron family has a high boiling point, making it ideal for recording temperatures that would vaporize a thermometer? बोरोन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है जो इसे उन तापमानों को भी रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिस पर अन्य थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाता है? यानी इतना तापमान है कि कोई दूसरा धातु अगर आप यूज करोगे तो वो तो वाष्प में ही बदल जाएगा, खुद ही वाष्पित हो जाएगा, तो फिर वो क्या नहीं कर पाएगा, रीडिंग नहीं ले पाएगा तापमान का। तो क्या है यहां पर बताइए? गैलियम, थैलियम, इंडियम या एल्यूमिनियम। और यहां पर कहा है बोरोन फैमिली, किधर लिखा भाई? ये रहा बोरोन फैमिली। तो ये जो बोरोन फैमिली है ये ग्रुप 13 को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? ग्रुप 13। और ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? पी ब्लॉक से। तो इसमें है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो शॉर्टकट होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो किसका यूज करेंगे? अब देखो यहां पर बोरोन फैमिली में बोरोन लिख दिया, बोरोन हटा दो तो 4 ही एलिमेंट बचे थे, वो चारों एलिमेंट को 4 ऑप्शन के तौर पर दे दिया गया है। तो सही आंसर बताएंगे। यहां पर एक फोटो भी लगाई गई है अगर पता चल सके तो। देखो ये है हमारा गैलियम, ठीक है। तो गैलियम बहुत आसानी से मेल्ट भी होता है। चलिए, Which of the following is a primary aryl amine? एराइल मतलब इस तरह का एक बेंजीन रिंग जहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये एराइल, और इस पर लगा दिया N, और इसने कहा प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब N के साथ 2 H लगाना है, H को हटा के कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप नहीं लगाना है, तो प्राइमरी। तो कहता है क्या प्राइमरी एराइल अमाइन इन विच एन एमिनो फंक्शनल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वन ऑफ द बेंजीन हाइड्रोजन। अब देखो बेसिकली क्या है, ये अभी बताया कि ये एराइल यानी कि कॉमन जो सबसे एग्जांपल है एराइल का वो है बेंजीन, और इसके हर एक जगह पर होता है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो C6H6 है, हर एक जगह पर हाइड्रोजन है। तो आप देखो यहां के इस हाइड्रोजन को इस NH2 से, जिसे हम एमिनो ग्रुप कहते हैं, उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो इसका नाम जो होता है वो कहलाता है एनिलीन। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? एनिलीन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है वाई डू पिकल्स लास्ट लॉन्गर। वाई डू पिकल्स लास्ट लॉन्गर यानी अचार जब हम बनाते हैं, अभी देखो सीजन आ रहा है कच्चे आम का, कैरीज का, तो इन कैरियों से लोग आम का अचार बनाते हैं। बहुत भी अलग अलग तरह के सब्जियों का भी यूज अचार बनाने में करते हैं। तो वो जो अचार है वो लंबे समय तक क्यों सही रहता है, जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? कहता है ओनली बेनिफिशियल बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द पिकल, यानी उस अचार के अंदर जो लाभकारी जीवाणु है सिर्फ उन्हीं की वृद्धि होती है। या फिर आगे द वाटर कंटेंट ऑफ द पिकल प्रोटेक्ट्स द पिकल फ्रॉम स्पॉइलेज। जो वाटर कंटेंट है उस अचार के अंदर, जो पानी की मात्रा वहां उपस्थित है, वो उसको सड़ने से, गलने से बचाती है। पिकल इज प्रिपेयर्ड इन ए वैक्यूम सो दैट नो हार्मफुल बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन इट। क्या अचार को निर्वात में बनाया जाता है जहां पर कोई जीवाणु उसके अंदर विकसित ही नहीं हो सकता हो? तो निर्वात में तो हम बनाते नहीं है। बैक्टीरिया एंड फंगल सेल्स गेट प्लाज्मोलाइज्ड इन द हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पिकल्स। तो आप देखो अचार बनाने की प्रक्रिया हो सकता है अभी आपके घर में भी आज ना तो 10-15 दिन बाद शुरू होगा। तो आप क्या देखते हैं, आम को छोटे छोटे पीसेस काट कर फिर नमक हल्दी लगाकर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। नमक और हल्दी लगाने से उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे उसके बैक्टीरिया और फंगस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर वो
अचार हमारा लंबे समय तक संरक्षित रहता है। और आप लोगों ने अभी कभी प्रैक्टिकली इस चीज को सुना भी होगा कि भाई अचार अगर निकालने जा रहे हो तो कभी भी गीले हाथ से अचार ना निकालना, कि अगर पानी चला गया, पानी की बूंद भी चली गई उस अचार के बर्तन में, मर्तबान में, तो हमारा अचार सड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नमी की मात्रा आपने बढ़ा दी। Which scientist synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate? तो अमोनियम साइनेट हमारा है NH4CNO, इसको जब किया हीट तो बन गया हमारा NH2CONH2 और यही बना आपका यूरिया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज किया गया फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा 1928 में। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, जिसको बनाया फ्रेडरिक वोहलर ने। कॉल्वे ने सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड ने, और बर्थेलॉट ने बनाया था मीथेन। और बर्जीलियस साहब, जैकब बर्जीलियस, इन्होंने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अंतर्गत ये कहा था इन्होंने कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी के अंदर कृत्रिम तरीके से नहीं बना सकते। ये सिर्फ एक ऐसा वाइटल फोर्स है, एक ऐसा ईश्वरीय ताकत है जो सिर्फ जीवों के शरीर के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है। इसकी वजह से फिर कोई नहीं बना रहे थे, लेकिन फ्रेडरिक वोहलर ने अचानक ही इसको बना दिया था। यानी एक ये एक्सीडेंटल सिंथेसिस था यूरिया का फ्रॉम अमोनियम साइनेट। चलिए जी, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड ग्रुप? तो देखिए ये है आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका एल्कोहल और CH2O, इसे आप कह लो ईथर। वैसे तो ये ईथर प्रॉपर नहीं है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं, चलो ईथर की तरह। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स द ब्लड इट्स कलर। जो ब्लड का रेड कलर हमारे शरीर में होता है, किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स के अंदर। जेंथोफिल ये सब ऑरेंज और रेडिश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो समांगी मिश्रण को बता रहा है? सॉल्यूशन, कोलोइड, मिल्क, टूथपेस्ट, सॉल्ट वाटर, ब्रास। कोलोइड, सस्पेंशन, मिल्क, टूथपेस्ट। सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, ब्रास। सॉल्यूशन, क्लोराइड, सस्पेंशन, मिल्क, टूथपेस्ट, सॉल्ट वाटर, ब्रास। तो ध्यान दीजिए, क्लोराइड, सस्पेंशन, ये सभी जो है क्या है? ये हेटेरोजीनस है। तो जहां जहां भी क्लोराइड है तो ये नहीं होगा, क्लोराइड है नहीं होगा, क्लोराइड है नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो गया सही, सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वॉर्म? इनमें से कौन ऐसा है जो राउंड वॉर्म? बॉडी इनका क्या होता है? गोल होता है। दो तरह के वॉर्म है, राउंड वॉर्म जिसे हम इसे हम एस्केलमिन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि गोल कृमि, और दूसरा होता है चपटे कृमि जिसे हम प्लेटीहेल्मिन्स के नाम से जानते हैं। तो अब ये है आपका टीनिया, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और एस्केरिस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एस्केरिस है। ये छोटे बच्चों में, इवन बड़े बड़े लोगों में भी अगर हम गंदगी वाला खाना खा रहे हैं तो पेट में, आंत में कीड़े लग जाते हैं। ये वही कीड़ा है एस्केरिस। ठीक है, तो ये गोल होता है तो गोल कृमि, और इस तरह से जब कीड़े जब लग जाते हैं तो उसको कहा जाता है एस्केरियोसिस। ठीक है, चलिए, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 43 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अनस्टेबल एंड द हाफ लाइफ ऑफ ऑल इट्स आइसोटोप्स आर रिलेटिवली शॉर्ट फ्रॉम 4.2 मिलियन ईयर्स टू 5 सेकेंड्स। बहुत छोटा, मतलब देखा जाए तो ये कहीं बड़ा फिर अचानक से बहुत छोटा। ठीक है, चलिए बताइए। तो नेपच्यूनियम, प्रोमेथियम, टेक्नीटियम, नोबेलियम। तो नेपच्यूनियम,
प्रोमेथियम, नोबेलियम, ये जो तीनों हैं ये सभी हमारे एफ ब्लॉक के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? एफ ब्लॉक के। लेकिन ये जो 43 एटॉमिक नंबर वाला है, जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, ये डी ब्लॉक का सदस्य है और ये हमारा टेक्नीटियम इसका सही आंसर है, जिसका सिंबल हो गया हमारा टीसी। ठीक है, तो ये हमारा होता है यट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर 39, फिर जिरकोनियम एंड हॉफनियम, नियोबियम एंड टेंटेलम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, टेक्नीटियम, तो ये हो गया 39, फिर 40, 41, 42, 43, इसके बाद याद रखिए 47 आपका होता है सिल्वर का, जो इसी पीरियड में आगे जाकर आता है। ये भी डी ब्लॉक का है, तो 47 सिल्वर। नेक्स्ट है भाई, which cell organelles appears as rounded or sausage shaped structure under the electron microscope, measuring about 0.5 to 1 micrometer in diameter and 2 to 8 micrometer in length। sausage shape का, तो sausage का तो ये क्या है बताइए? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स या राइबोसोम्स। तो sausage shape का हमारा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। नेक्स्ट, विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम इन सॉइल्स एंड रॉक्स। यूरेनियम एक प्राकृतिक तौर से पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम जो है ये एक्टिनोइड्स का सदस्य है, एक्टिनोइड्स जो कि हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो ये क्या है? एक्टिनोइड्स का सदस्य है। एक्टिनोइड्स और यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92, मास 234। तो इसके डिके से फाइनली अंत में आकर एक ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है जो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। और ग्रुप 18 ये हमारा पी ब्लॉक के सदस्य के तौर पर है। पी ब्लॉक का आखिरी समूह जिसमें है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगानसेन। ओजी जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। तो बताइए ओगानसन, नियॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन ये किस में बन रहा है भाई? तो ये हमारा है रेडॉन, जो ये है आपका RN सिंबल इसका। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर? तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहां एंटागोनिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही एगोनिस्ट की भी चर्चा की थी। और एगोनिस्ट कहा था ऐसे सिंथेटिक केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित नेचुरल केमिकल मैसेंजर की जगह काम करता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एगोनिस्ट। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज वन which is not a product of the decomposition reaction of lead nitrate PbNO3 का होल ट्वाइस। कहता है जब इसको हम हीट करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो कई सारे इसके अंदर उत्पाद और सह उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो कहता है इनमें से कौन ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं बनेगा? तो भाई ये है हमारा क्या? नाइट्रोजन। यहां पर ये नाइट्रोजन अलग नहीं होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, लेड या लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनेगा। What is the IUPAC नेम ऑफ एलाइल ब्रोमाइड? बहुत ही बढ़िया। देखिए एलाइल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये जगह यहां पर खाली, उस बॉन्ड से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो यहां पर क्या लगाना है? ब्रोमाइड यानी कि Br। तो ये एलाइल ब्रोमाइड हो गया। यहीं पर एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं विनाइल। चलो मिलता जुलता नाम ले लेते हैं, विनाइल ब्रोमाइड। तो विनाइल किसको कहते हैं? जब CH2 डबल बॉन्ड CH के बाद ही कोई कार्बन ना हो, यानी कह लो इसी विनाइल में जब एक और CH2 आप जोड़ देते हो तो बन जाता है एलाइल। अब ये कॉमन नेम है, जैसे ये विनाइल ब्रोमाइड ये इसका कॉमन नेम है, वो एलाइल ब्रोमाइड ये भी इसका कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम काउंटिंग आपकी शुरू होगी लेफ्ट से 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम ब्रोमीन के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड की सीनियोरिटी प्रायोरिटी हैलोजन
से ज्यादा है। एक तरह से मानो हेलोजन की तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती, तो इसलिए नियरेस्ट कार्बन पोजीशन हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देंगे, तो 3 पर Br है तो 3 ब्रोमो वाला होगा, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। 3 ब्रोमो और टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन को प्रॉप कहते हैं, 1 पे इन है, यहां पर ब्यूट लगा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका बनेगा ए। अब इसी तरह इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, तो शुगर में क्या प्रेजेंट होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तो हमारा दलहन में यानी कि पल्सेस के अंदर होता है। फैट ये प्लांट प्रोडक्ट के अंदर तो ना के बराबर ही है। एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो पनीर है, दूध है, मांस है, उन सबों में उपस्थित होता है। विटामिन तो भाई अलग अलग तरह के हर चीजों में कुछ ना कुछ विटामिन हमें मिलता रहता है। Which of the following can degrade detritus into simpler inorganic substance? निम्नलिखित में से कौन अपरद यानी कि डेट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित या निम्नीकरण कर सकता है? जैसे सपोज ये करो कोई छोटा मोटा जानवर मर गया, पेड़ पौधा कुछ टूट के निकल के गिर गया है, वो कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, तो उस पे ऐसा क्या एक्शन किसी का होगा कि वो उसके उस कार्बनिक पदार्थों को एक सरल अकार्बनिक पदार्थ में यानी उस जटिल यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल सकता है। तो ये वैसा ही प्लांट्स या एनिमल्स करता है जो मरे सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और इसमें से कौन है? एल्गी नहीं भाई, ये अपना खाना खुद बनाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स यानी ऐसे पौधे जो तैरते रहते हैं, फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टॉन यानी पानी में तैरने वाले या ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेलिंग यानी कि नदियों में समुद्र में जो जमीन के जो उसके तलहटी होते हैं वहां पर रहने वाले एकदम बिल्कुल छोटे ये बस दिखते भी नहीं है। लाइकन्स जो है ये एल्गी प्लस फंगस का एक दोस्ती वाला स्वरूप है। यानी जब एल्गी और फंगस आपस में मिल जाते हैं तो एक नए रचना का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं लाइकन्स, जहां पर एल्गी और फंगस दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है। तो यह आंसर हमारा है फंगल एंजाइम। ये फंगल एंजाइम यानी कि कवक के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम ऐसे केमिकल होते हैं जो इन डेट्रिटस को यानी मरे हुए या सड़े गले जीवों को और अच्छे तरीके से सड़ा गलाकर उसके अंदर के कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड detritus into simpler inorganic substances. This process is called as, यहां पर आपको पता चल रहा है, यहां पर आप देखते रहेंगे, यहां से आपको पता चलेगा कि सीपीओ के किस साल में किस सिटिंग के अंदर किस डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर भी कह रहा है तो डेट्रिटस और बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स जो है वो डेट्रिटस को डिग्रेड कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग या डिकम्पोजिशन, अपचय, विखंडन, लीचिंग या अपघटन। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? तो ये है हमारा कैटाबॉलिज्म। Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कथन है जो कि सही है, करेक्ट पूछा है। केमिकली रस्ट इज नॉन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो देखो भैया रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो भाई यहां पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रेशन की बात कर रहा है, यानी इसमें पानी है। नॉन हाइड्रेटेड मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो भैया ये सही लग रहा है। कॉपर कैन ऑल्सो टर्न इनटू रस्ट अपॉन हाइड्रेशन। जिंक ऑक्साइड इज ए फॉर्म ऑफ रस्ट। तो कॉपर उसमें भी थोड़ा बहुत रस्ट लगता है, लेकिन वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके लगता है, इसलिए वाटर का हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं। और जिंक ऑक्साइड इज ए फॉर्म ऑफ रस्ट, नहीं, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड ये रस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैक्टीरियल सेल? किसी भी बैक्टीरिया की कोशिका की जो लंबाई होगी वो किस रेंज में हमारा आता है? तो ये हमारा 3 to 5 माइक्रोन मीटर के बीच में होता है। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द 1,3 आइसोमर ऑफ
और मेटा आइसोमर ऑफ बेंजीन डाइऑल विद अ केमिकल फॉर्मूला C6H4OH होल ट्वाइस। तो देखो बेंजीन, अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इसने कहा है, अब देखो कोई भी एक रिंग है ना, तो कोई भी एक कार्बन को 1 मान लो, तो ये रहा 1 और ये रहा 3, तो ये हो गया 1,3 डाइऑल, है ना, 1,3 आइसोमर। तो 1 और 3 पर हमें 2 OH लगाने हैं। डाई मतलब 2, ओल मतलब अल्कोहल, 2 अल्कोहल, 1 और 3 पे लगाना है। अब इसी में मान लो अगर ये 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और 6 पोजीशन को हम ऑर्थो के नाम से जानते हैं। 3 और 5 पोजीशन हो तो हम इसे मेटा के नाम से जानते हैं, और 4th पोजीशन को हम पैरा के नाम से जानते हैं। तो जब ये 1 और 3 पे लगा होता है तो हम इसे कहते हैं रेसरसिनॉल। ठीक है, 1 और 3 पे लगा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, रेसरसिनॉल। ग्लिसरॉल अलग चीज है। ग्लिसरॉल आपका होता है CH2OH, CHOH, फिर CH2OH। इस तरह से ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। क्रेसॉल, चलिए इधर बनाते हैं। क्रेसॉल में भी बेंजीन रिंग होता है, लेकिन यहां OH और मेटा कहा तो यहां पर CH3 लगता है, यानी 2 OH ग्रुप नहीं होता है। और कैटेकॉल, 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 चलिए भाई कैटेकॉल कहां, इधर बना लेते हैं। तो कैटेकॉल तब होता है जब 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, लेकिन ये दोनों OH ग्रुप किस पे है भाई, 1 और 2 पर है। तो कैटेकॉल 1 और 3 पर है तो रेसरसिनॉल। और इसी तरह अगर ये 1 और 4 पर है तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्विनॉन, या सिंपली इसे क्विनॉन के नाम से जानते हैं। तो डाइऑल के जो आइसोमर, आइसोमर क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो ये आपका कैटेकॉल है ना, तो ये आपका कैटेकॉल है। कैटेकॉल 1,3 पर अगर है तो रेसरसिनॉल, और 1,4 पर है तो उसे हाइड्रोक्विनॉन या क्विनॉन के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? कौन सी इसमें ऐसी बीमारी है जो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की वजह से नहीं होता है? जनरल पेलोर, यानी कि शरीर जो है थोड़ा सा पीला पीला हो जाना। पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आईज, हमारे जो आंखों के अंदर है वो हल्का पीलापन आ जाना। सॉफ्ट पैलेट, यानी तालू जो है उसका थोड़ा नरम पड़ जाना। या ब्लाइंडनेस, अंधापन। तो क्या कहा भी, एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। अब देखो एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। हीमोग्लोबिन जितना शरीर में ज्यादा रहता है हम बिल्कुल लाल नजर आते हैं। गोरा चमड़ा अगर है, यानी कि स्किन हमारा लाइट कलर का है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति बिल्कुल नाक, आंख, कान बिल्कुल रेड रेड कर देता है। ठीक है, तो आयरन की अगर कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में लालपन कम होगा, तो पीलापन थोड़ा उभर के आएगा, हमारा शरीर थोड़ा पीला पीला सा दिखेगा। तो वो सब सही है, यानी कि अंधापन किसी भी तरह से एनीमिया से रिलेटेड नहीं है। What do you call a glycocalyx that is a loose sheath type? Glycocalyx ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, और जिसमें ये लूज सीध टाइप होता है उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, स्लिम लेयर के तौर पे प्रेजेंट होता है। Which of the following organisms belongs to phylum Epicomplexa? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा? एपिकॉम्प्लेक्सा जो है ये प्रोटोजोआ से ही निकल के आया हुआ है, प्रोटोजोआ। और इसमें से जो प्रोटोजोआ है वो हमारा प्लाज्मोडियम है, स्पॉन्ज हमारा पॉरीफेरा है, हाइड्रा उसके आगे का ग्रुप सिलेंट्रेटा या निडेरिया का है। तो हमारा ये प्लाज्मोडियम ये हमारा प्रोटोजोआ या फिर एपिकॉम्प्लेक्सा का सदस्य है। Which disease is caused by not having enough vitamin C in the diet for at least 3 months? तो कहता है which disease is caused? आप लगातार 3 महीने तक
विटामिन सी जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो किस तरह की बीमारी हो सकती है। लगातार 3 महीने तक ऐसा तो कहता है वीकनेस हमें देखने को मिलता है, एनीमिया यानी खून की कमी भी हमें देखने को मिलती है, गम्स रिलेटेड डिजीज होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है। तो विटामिन सी से जो हमें मालूम है वो होता है स्कर्वी, जिसको मेनली हम गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा है तो ये हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन के रेट को भी कम कर देता है, तो फिर ब्लड कम बनने लगता है, इसलिए एनीमिया के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, स्किन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा त्वचा जो है स्वस्थ रहे, ग्लो करता रहे, झुर्रियां कम पड़े, तो विटामिन सी, देख रहे हो कई बार एड वेड जो आता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो विटामिन सी सीरम ऐसा कुछ कुछ बात बोलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोवाइडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव संबंधित है आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के वर्गीकरण का, उससे संबंध है इसका। तो पीरियोडिक टेबल के जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, आप देखो पहले भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आ रहा है। तो पहले बताया था पीरियोडिक टेबल बिल्कुल आपके स्टडी टेबल के सामने लगी होनी चाहिए और वो पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। तो जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं इस पीरियोडिक टेबल, इस आवर्त सारणी की, तो सबसे पहला नाम आता है जॉन डोवेरनर का, जिन्होंने ट्रायड का रूल दिया था, त्रिक का नियम, लॉ ऑफ ट्रायड, कि भाई 3-3 एलिमेंट का समूह बनाइए जिसमें पहले और तीसरे के मास का जो औसत होगा, एवरेज होगा, वो दूसरे के मास के बराबर आना चाहिए। ऐसे 3 एलिमेंट का समूह बनाइए। ऐसा उन्होंने सिर्फ 3 त्रिक बनाया था। आपके लिए ये होमवर्क, कौन से 3 त्रिक बनाए थे वो आप ढूंढिए। इसके बाद एडवांसमेंट थोड़ा सा आया और लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, अष्टक का नियम, जिसे दिया न्यूलैंड ने। और इन्होंने कहा जिस तरह से सुरों में 7 सरगम होते हैं और 8वां सरगम पहले सरगम के बराबर होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, यहां तक 7 हो गया, फिर सा, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा और सा, तो 7वां जो है के बाद 8वां जो होगा वो पहले वाले से रिजेंबलेंस शो करेगा। इसी आधार पर उन्होंने उस समय के ज्ञात 56 तत्वों को अरेंज कर दिया था, लेकिन वो भी गलत ही था। ठीक है, अब एक बात आ सकती है कि भैया ये न्यूलैंड तो इंडिया का तो था नहीं जो इसको सारे गामा पाधा निसा याद आता हो। तो भाई किसी भी कंट्री का कोई भी लैंग्वेज हो, सुर में 7 सुर ही होते हैं। तो ये जहां थे वो डो रे मी फा सो लाती ऐसा था, तो डो रे मी फा सो लाती डो, तो फिर से पहला और 8वां एक जैसा हो गया। 8वां, चूंकि पहले के बाद 8वां जो है एक जैसा होता है, इसलिए इसको ऑक्टेव लॉ कहा गया और इसे दिया न्यूलैंड ने। ठीक है, और इसके लिए इनको डेवी मेडल से सम्मानित किया गया था। विच गैस इज यूज्ड बाय केमिकल लिवनर्स सच एज बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा टू लाइटन एंड एरेट बेक्ड गुड्स, है ना। जो कह सकते हो कि जो ब्रेड बनाने वाली होती हैं, तो हम जब ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, पोरस हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, हल्का हो जाता है, एरेटेड, वही हुआ छिद्र युक्त हो जाना। तो किसकी वजह से होता है भाई, तो वहां पर वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलने लगता है तो वो अपने लिए जगह बनाता है निकलने के लिए, तो वो पोर्स बन जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने से वो थोड़ा सा जो डो यानी आटा जो गूंद के रखा है वो कम था, वो धीरे धीरे थोड़ा फूल सा जाता है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। Next, which of the following is a diverse group of aquatic organisms capable of photosynthesis, जो कि प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। यीस्ट फंगस का एक सदस्य है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। प्रोटोजोआ एनिमल का है, ये भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। फंगस, कोई भी फंगस प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो ये है एल्गी, जो फ्रेश वाटर में भी होता है, मैराइन भी होता है, यानी कि ये नदी, नालों, तालाब, पोखर से लेके समुद्र तक हर जगह पाया जाता है। तो सही आंसर इसमें क्या होगा, एल्गी यानी शैवाल, और ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। और पूरी धरती का लगभग 50% से के आसपास या 50% से ऊपर जो फोटोसिंथेसिस करता है पूरे वर्ल्ड में, वो
एल्गी 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एल्गी का होता है। कार्बन डेटिंग मीन्स कार्बन के साथ डेट पे जाना नहीं भाई। तो कार्बन डेटिंग क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सभी के अंदर कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कार्बन का एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है कार्बन का, ये सभी जीवों में पाया जाता है और इसकी मात्रा नियत रहती है जब तक कि वो जीवित रहता है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, डेथ हो जाता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ये लगातार डिग्रेड होते रहते हैं, यानी इनकी जो क्वांटिटी है लगातार कम होती रहती है अपने आप। ये एक इनकी प्राकृतिक गुण है। लेकिन जब वो जीवित रहता है जीव, तो क्या है, चीजें बहुत सारी खाता रहता है, इससे उसके शरीर में कार्बन 14 की सप्लाई मिलती रहती है। तो जब तक वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है, कार्बन 14 की क्वांटिटी मेंटेन रहती है। लेकिन मरने के बाद वो खाने के स्थिति में नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बन 14 की मात्रा अब उसके शरीर में नहीं आ रही। तो जो पहले से वो डिग्रेड होने लगता है, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है। वैज्ञानिकों को ये पता होता है कि कितनी क्वांटिटी कितनी देर में ऐसे कम होनी चाहिए। वैसे इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जीवन को बताने के लिए, और ये लगभग 5800 साल के आसपास होता है। किसका? C14 का, यानी कि आधा, जितना भी स्टार्टिंग में है उसका आधा होने में लगभग इतना साल लग जाता है। तो क्या कहता है, अ मेथड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द फॉसिल मटेरियल, नहीं भाई, अ मेथड टू कैलकुलेट द रिमेन्स ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द हार्ड रॉक, द मेथड ऑफ calculating the age of very old object by measuring the amount of different forms of carbon in them, a method of determination of weight of very old rocks। तो जो डिस्कशन किया उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही बन रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पैरोक्साइड। देखो बेरियम होता है Ba, जिस पर +2 चार्ज होता है। पैरोक्साइड में ऑक्सीजन पर चार्ज हम -1 लेते हैं, अगर ऑक्साइड होता तो -2 लेते। अब कहता है फॉर्मूला बनाने का तरीका कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये BaO2 हमारा बन गया। ये बेरियम पैरोक्साइड है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड, ये हमारा बन जाएगा बेरियम और सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट, ये कुछ भी नहीं। Which of the following elements are included in the same group in the periodic table? ग्रुप हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे होता है इसे हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो लेफ्ट से राइट होता है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पीरियड्स। तो पीरियड टोटल है 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप है टोटल 18। तो भाई किस में है, इसने ग्रुप की बात कही है, तो ग्रुप में तो ये हमारा है जो सभी मेंबर एक ही ग्रुप के हैं, तो ये हमारा सही आंसर है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, सीजियम, देन फ्रांसियम। ग्रुप 1 के मेंबर्स, जिसे हाइड्रोजन को हटा दो तो इसे हम एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु के रूप में जानते हैं। Which of the following pair of plant disease microorganism is correct? यानी डिजीज का नाम है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ लगा हुआ है, यानी सूक्ष्म जीव जिससे बीमारी होती है। तो कहता है सिट्रस कैंसर वायरस से, नहीं भाई, रस्ट ऑफ व्हीट फंगल इंफेक्शन है, बिल्कुल सही। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। Which of the following pair type of nutrient is correct? माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे आयरन, मैक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे कैल्शियम। कौन सा हमारा स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है? क्या एक सिर्फ है या दो सही है? दोनों ही सही नहीं है या दोनों ही सही है? तो भाई ये सिर्फ दूसरा वाला हमारा सही है। नेक्स्ट, विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 31? 31 किसका एटॉमिक नंबर होगा? आपको इसका मतलब हमें तो लगभग सबका याद करना पड़ सकता है एटॉमिक नंबर इस तरह से। तो देखो ऐसा है कि 30 तक तो कहा ही जाता है कि आप पीरियोडिक टेबल में अप टू 30 तक एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लीजिए। जो 30 एटॉमिक नंबर है वो है जिंक का, और 31
ये है आपके गैलियम का। और आपको बताऊं कि अगेन ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सभी हैं ग्रुप 13 के सदस्य। किसके सदस्य हैं? ग्रुप 13, जिसका पहला मेंबर, अभी कुछ देर पहले भी बोरोन फैमिली की बात की थी, तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, फिर उसके बाद इंडियम है और देन थैलियम है। ठीक, तो बोरोन का हमारा होता है 5, ये होता है एल्यूमिनियम का 13, और इसको मैंने ऐसे ध्यान में रखा है कि 13 का उल्टा 31 यानी 31, तो 31 इज गैलियम। ठीक है, गैलियम के लिए अगर देखा जाए तो मेंडलीफ के समय में गैलियम की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने वहां पर एक खाली जगह छोड़ दी थी और उसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी तरह जर्मेनियम भी मेंडलीफ के समय जानकारी में नहीं थी और उसने उस एलिमेंट का, नॉन एलिमेंट का नाम रखा था इका सिलिकॉन। तो इका एल्यूमिनियम बाद में जाके गैलियम के तौर पे डिस्कवर हुआ और इका सिलिकॉन बाद में जाके जर्मेनियम के तौर पे डिस्कवर हुआ, और उनकी प्रॉपर्टी काफी मिलती जुलती सी थी। ठीक है, विच लीवर वॉट्स ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट। ये लीवर वॉट ये सब जो है ये आपके टेरिडोफाइट्स के फिर से डिवीजन है। फर्न्स, लीवर वॉट, the liverworts grow usually in the moist, sandy habitats such as banks of a stream, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of the liverwort is thalloid. Thalloid मतलब ये ऐसे फैला हुआ सा रहेगा जमीन पे, ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि जमीन से ऊपर नहीं आएगा, जमीन पे ऐसा फैला हुआ रहेगा। एग्जाम्पल है जैसे मार्केंसिया, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब ऐसे चपटा है। ठीक है, इस तरह से ऊपर एक डॉर्सल साइड, नीचे वेंट्रल साइड, ऐसे जमीन पे चपटता होकर चलता है, जैसे यहां दिख रहे हैं चपटा सा। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी जिससे जुड़ा हुआ है उसी से एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है चिपक के पड़ा हुआ है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, 2 rows ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये देखो 2 rows ऑफ स्टेम लाइक, एक इधर निकल रहा है। तो द अबव स्टेटमेंट सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा। ये किस ब्रायोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, ये टेरिडोफाइट का ब्रायोफाइटा, मॉसेज, लिवरवर्ट्स, ये सब। तो कौन सा ब्रायोफाइटा है? तो ये हमारा है लिवरवर्ट ही है। ठीक है, ये हमारा इसका हिंदी वर्जन, हिंदी के बच्चों के लिए। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ। तो स्कर्वी कौन से विटामिन से होता है? विटामिन सी से होता है, और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी से स्कर्वी होती है। लंबे समय तक विटामिन सी नहीं मिला, विटामिन सी कहां से मिलेगा? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको खाना पड़ेगा। नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, अगर लंबे समय तक नहीं खाया तो शरीर में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एनीमिया के भी चांसेस, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। स्कर्वी यानी गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड इसमें से कौन नहीं है? उदासीन ऑक्साइड कौन सा नहीं है? ऑक्साइड को हम कई अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें एक आपका है बेसिक ऑक्साइड। जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेसिकली वो सभी बेसिक ऑक्साइड्स हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड सभी एसिडिक होते हैं। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के जो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर पाया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है। और कुछ ऐसे जो न्यूट्रल होते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसने पूछा नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड ये हमारा जो है, चूंकि सोडियम मेटल है और लोअर ऑक्सीडेशन, तो ये है बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं, एम्फोटेरिक में भी। Which what is the ratio by mass of nitrogen and hydrogen in the ammonia? चलिए भाई, अमोनिया क्या हो गया? NH3, तो नाइट्रोजन का 1 और
हाइड्रोजन का 3। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का बाय मास इसने कहा है, रेशियो बाय मास, तो नाइट्रोजन का मास 14, पहले मैंने नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे लिख दिया था इसलिए 1:3, मास के बेसिस पे कहा तो 14:3, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड, जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, हम उसे किस नाम से जानते हैं? आइसोटोप्स, आइसोट्रॉन्स, आइसोबार्स या आइसोटोन्स। तो ये हमारा क्या है? आइसोटोप्स। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है, जैसे अगर आप देख लो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 ट्रीटियम रेडियो एक्टिव, यहां नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर और ऊपर जो है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो है वो ई और ई जो है पी, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। तो अब बताओ यहां पर E हमारा 1 हो गया, P हमारा 1 हो गया, और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? Z प्लस N। तो न्यूट्रॉन यानी N निकालने के लिए A माइनस Z करोगे। अब देखो ये ऊपर वाली वैल्यू A, नीचे वाली वैल्यू Z को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 माइनस 1 यहां पर 0 हो गया। अब यहां पर भी देखो नीचे 1 है तो E1 P1 और N 2 माइनस 1 1 हो गया, यहां पर भी नीचे 1 है तो E1 P1 और यहां 3 है तो 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आइसोटॉप्स में एक जैसी रहती है, समान रहती है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलता रहता है। ठीक है, Who was credited with discovery of hydrogen isotope और heavy hydrogen? अभी देखो जैसा बनाया था ना H11, H12, H13, इसमें ये कहलाता है हमारा हैवी हाइड्रोजन। क्या कहलाता है ये? हैवी हाइड्रोजन, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा कहलाता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। कौन सा? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं और इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिसीव द नोबेल प्राइज 1934 इन द केमिस्ट्री, उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। द फ्रांसिस विलियम एस्टन, ग्लेन थियोडोर सीबॉर्ग, हेराल्ड सी यूरे या फ्रेज हैबर, इनमें से किसने किया था? तो हेराल्ड सी यूरे। ये वही हेराल्ड केस है, नेशनल हेराल्ड, पता है? तो याद रहेगा अब, नेशनल हेराल्ड और हेराल्ड सी यूरे, जिन्होंने ड्यूटेरियम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक एंड इज मेड अप ऑफ 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन एंड ट्रेसेस ऑफ इथेन। सबसे ज्यादा मीथेन है। तो ये बायोगैस जितने भी होते हैं या जैसे कह लो गोबर गैस, इन सबों में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहां हमारा आंसर हो गया क्या? CNG। ठीक है, CNG, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे भी जानते हैं। Which thin flexible barrier separates the internal environment of the cell from the extracellular fluid? जो सेल के बाहर द्रव जैसी चीज रहती है उसको कोशिका के अंदर के चीज से दूर कौन करता है? तो भाई जो मेम्ब्रेन है, जो सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है, वो क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन ऑफ द डैश द जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो सेक्वा बहुत, और सेक्वा ऐसा है जो धरती पर सबसे पुराने पौधों में से एक माना जाता है, यानी ये सबसे पुराने जीव हैं। पौधे और मतलब एलिमेंट्स, एनिमल्स और प्लांट्स, किसी को भी मिला के देख लो तो सेक्वा जो है, जिसे हम रेड जाइंट ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट है धरती पर, सबसे पुराना जीवित पेड़। इसकी जो मोटाई होती है लगभग 20 से लेके 26 फीट की डायमीटर हो सकती है। सोच लो, 20 से 26 फीट मोटा इसका तना होता है, और ये बिलोंग करता है जिम्नो
स्पर्म से। देखो मॉसेस ब्रायोफाइट्स है, लीवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट्स का एक कैटेगरी है, ये इतने बड़े नहीं होते, मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट्स थोड़े से बड़े मिलते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि इन सभी में वाटर कंडक्शन सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि लंबाई अगर बढ़ा दी तो उतनी दूर तक पानी नहीं पहुंचा सकते, तो पौधा वैसे ही मर जाना है। ठीक है, तो आंसर इसका जिम्नोसर। नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ व्हाट? तो नट्स, वेजिटेबल्स और ये सब तो किसके हैं? बहुत सिंपल, बहुत सारे ऐड भी आता है, ओमेगा 3 खाइए और हेल्दी बने रहिए। हार्ट अटैक सबको प्रिवेंट करता है। तो देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, देयर आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। पहला फाइलम एनिमल किंगडम का पॉरीफेरा, जिसे कॉमनली हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। तो साइकॉन ये सब इसके सदस्य हुए। तो आर मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट्स। ठीक है, बस एक आपका है साइकॉन जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट है। द अबव स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? तो इसलिए ये हमारा है पॉरीफेरा। Next, fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudorina is termed as। तो देखो टू गैमेट्स, एक हमारा मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। कई बार दोनों एक जैसे आकार में होता है या कई बार दोनों अलग अलग आकार में होता है। एक जैसा आकार होता है तो आइसो कहलाता है, अलग अलग आकार होता है तो एन आइसोगैमस का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहा है? टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, तो ये क्या हो जाएगा? एन आइसोगैमस। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे सीपीओ 2023 और 22 के क्वेश्चंस, और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इन क्वेश्चंस को आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को जो समझाया उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, याद कीजिए और अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के डर को हमेशा के लिए दूर भगाइए। लेकिन जैसा कि आप सभी को भी मालूम है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, नॉट ओनली मैन, वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। तो प्रैक्टिस और अभ्यास जरूर बनाए रखिए, वही अंतिम हथियार है किसी भी जंग को जीतने के लिए। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास। मुझे दे दीजिए इजाजत, नमस्कार।